हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी सियान एकेडमी की ऑनलाइन सेशन में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम एक नए वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हुए हैं। जैसा कि हम लोग 11th का क्लास की सीरीज ऑफ लेक्चर को स्टार्ट किए हुए हैं और उसमें हमने यूनिट 3 का टॉपिक डिस्कस करना स्टार्ट किया है, जिसका नाम है बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स के टॉपिक को स्टार्ट करते हुए हमने कार्बोहाइड्रेट से शुरुआत किया। कार्बोहाइड्रेट का हम लोगों ने स्टडी किया डिटेल में। बाद में जो है हम लोगों ने लिपिड के बारे में भी जाना और इसके बाद प्रोटीन के बारे में स्टडी किया, अमीनो एसिड और प्रोटीन के बारे में, और न्यूक्लिक एसिड के बारे में डिस्कशन करने के बाद अब हम लोग आज इस बायोमॉलिक्यूल का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एंजाइम। एंजाइम जो है बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है बायोमॉलिक्यूल माना जाता है, क्योंकि बायोलॉजिकल सिस्टम या जो भी जो है केमिकल रिएक्शन होना है, चाहे बाहर होता है चाहे अंदर होता है। बाहर जो है हम लोग बायोकेमिस्ट्री के अंदर कैटलिस्ट पढ़ते हैं। रिएक्शन इन्वायरमेंट के अंदर स्वतः भी होता है, बट स्वतः होने में रिएक्शन को काफी समय लग जाता है, काफी टाइम लगता है। उसमें जो है 1 घंटा, 1 मिनट, 1 घंटा या इससे भी ज्यादा या हजारों साल भी लग सकता है किसी रिएक्शन को होने में। तो जो कैटलिस्ट होता है केमिस्ट्री के अंदर, वो उस रिएक्शन को बढ़ाता है, उसके रेट को इंक्रीज कर देता है, जिससे सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कम समय में हो जाता है। इसी तरीके से हमारे शरीर में, मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम में, इसी तरीके का जो है केमिकल्स पाया जाता है। जो एंजाइम है, जिसको बायोमॉलिक्यूल कहते हैं, यह ज्यादातर प्रोटीन के बने होते हैं, मतलब प्रोटीनेशियस कंपाउंड होते हैं, और यह भी क्या करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं। इसलिए इनका नाम बायो कैटलिस्ट भी कहा गया है। कैटलिस्ट हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और एंजाइम्स को हम लोग बायो कैटलिस्ट कहते हैं, क्योंकि यह लिविंग सिस्टम के अंदर जो भी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस होता है, उनको कैटलाइज करता है। और जो है रिएक्शन के रेट को बढ़ा करके, कैसे बढ़ाता है वो हम जानेंगे इस टॉपिक के अंदर। कैसे रिएक्शन के रेट को बढ़ा करके जल्दी से जल्दी जो है सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करवा देता है विद इन अ टाइम। एक छोटा सा एनालॉजी अगर समझें तो एंजाइम जो है उस टीचर की तरह होता है जो है अपने स्टूडेंट को, हालांकि स्टूडेंट के अंदर कैपेबिलिटी होती है, स्टूडेंट जो है इनफ कैपेबल है टू परफॉर्म हिज स्टडी, हिज या हर स्टडी को करने के लिए वो इनफ कैपेबल है और वो समझ भी जाएगा, समय के साथ साथ धीरे धीरे अपना काम कर भी लेगा। लेकिन हो सकता है कि जब वो काम करे तो काफी समय लग जाए। तो टीचर का इसमें क्या रोल हो जाता है, टीचर क्या करता है कि अपनी उपस्थिति से वह स्टूडेंट को वो काम जल्दी से करने में, अपनी स्टडी को जल्दी से पूरी करने में मदद करता है। तो कहने का मतलब एंजाइम भी उसी तरीके से है जैसा टीचर होता है, क्योंकि उसको अल्टीमेटली क्या होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्जन कराना है। तो एंजाइम और टीचर की लगभग यहाँ पे सिमिलरिटी देखी जाती है। तो यहाँ पे उसी तरीके से हम एंजाइम को पढ़ने स्टार्ट कर रहे हैं। एंजाइम सबसे पहले बात होती है कि यह प्रोटीन से मिलकर बना होता है। मतलब जो एंजाइम होता है यह किससे मिलकर बना होता है, यह प्रोटीनेशियस होता है। ज्यादातर एंजाइम प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है। केवल कुछ एंजाइम्स को छोड़ दिया जाए, जैसे राइबोजाइम्स होते हैं। जैसे राइबोजाइम जो होता है, राइबोजाइम क्या है, यह प्रोटीन का नहीं बना होता है, यह आरएनए का होता है। यह न्यूक्लिक एसिड आरएनए से मिलकर बना होता है, यह प्रोटीन से मिलकर नहीं बना होता है। नहीं तो ज्यादातर एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन से ही मिलकर बने होते हैं। और जो एंजाइम होता है, इसकी जरूरत, रिक्वायरमेंट जो होती है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होती है, माइक्रोमोल, नैनोमोल्स में रिक्वायर्ड होता है। तो वेरी स्मॉल, पहला पॉइंट हो गया, प्रोटीन से मिलकर बना होता है। एक्सेप्ट जो है वन एंजाइम, दैट इज राइबोजाइम। इवोल्यूशनरी जो है आरएनए जो है, चूंकि इवोल्यूशन के समय आरएनए ही न्यूक्लिक एसिड था और इसके पास 2 तरह का बिहेवियर था। पहला न्यूक्लिक एसिड की तरह काम करे, दूसरा यह कैटालिटिक बिहेवियर भी रखता था। तो इसी में एक आरएनए है जिसका नाम राइबोजाइम है, जिसके अंदर कैटालिटिक बिहेवियर था। आगे देखेंगे दूसरा पॉइंट अगर बात करें तो एंजाइम में जो है, एंजाइम के साथ दूसरा पॉइंट अगर देखें तो एंजाइम जो है वेरी स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है, स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड है।
टू कैटलाइज द बायोकेमिकल रिएक्शन, टू कैटलाइज द बायोकेमिकल रिएक्शन, रिक्वायर्ड टू कैटलाइज करने के लिए जो है बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है जो है। तो मतलब स्मॉल क्वांटिटी ऑफ जो है दिस एंजाइम कैन कन्वर्ट द जो है सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट। तो ये पॉइंट ये हो गया। दूसरी बात ये कहता है कि एंजाइम जो होता है जो है आपका रीयूज होता है, मतलब एंजाइम एक से ज्यादा मतलब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। तो एंजाइम कैन बी रीयूज्ड, मतलब जो है एंजाइम्स जो होता है वो क्या होता है, रीयूजेबल होता है। एंजाइम्स कैन बी रीयूज्ड, ये रीयूज किया जा सकता है। ये बिहेवियर जो होता है इसको हम लोग कहते हैं TON। एंजाइम का जो ये बिहेवियर होता है इसको कहते हैं टर्नओवर नंबर ऑफ एन एंजाइम। मतलब टर्नओवर नंबर ऑफ एन एंजाइम क्या होता है कि यह जो है एंजाइम का वो प्रॉपर्टी है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम जो है इन विच द सिंगल एंजाइम कैन कन्वर्ट, मतलब जितना मतलब कि एक सिंगल एंजाइम कितने मॉलिक्यूल्स को, सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, यही उसका टर्नओवर नंबर होता है। टर्नओवर नंबर ऑफ एन एंजाइम इज द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट इन अ यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में एक एंजाइम कन्वर्ट कर रहा है, वही उसका टर्नओवर नंबर होता है। जो टर्नओवर नंबर है जितना ज्यादा होता है किसी एंजाइम का, वह एंजाइम उतना अच्छा होता है। मतलब कम टाइम पीरियड में ज्यादा सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करे प्रोडक्ट में तो वो एंजाइम अच्छा माना जाता है। तो ये हो गया कि मतलब टर्नओवर नंबर ऑफ एन एंजाइम का मतलब होता है कि एंजाइम कैन बी रीयूज्ड एंड बाय इट्स प्रॉपर्टी दैट इज नोन एज टर्नओवर नंबर ऑफ एन एंजाइम। टर्नओवर नंबर ऑफ एन एंजाइम की प्रॉपर्टी के थ्रू ये क्या करता है, इसको हम लोग रीयूज कर सकते हैं, बार बार यूज किया जा सकता है। अगली बात कह रहा है कि एंजाइम की जो है क्या होती है, एक तो ये हो गया टर्नओवर नंबर, दूसरा होता है इसकी कैटालिटिक एफिशिएंसी की बात करते हैं। कैटालिटिक जो है लाइटिक जो है एफिशिएंसी कैटालिटिक एफिशिएंसी जो होती है वो एंजाइम की भी देखी जाती है। मतलब कि कितना कम सबस्ट्रेट, कितना कम एंजाइम जो है सबस्ट्रेट मतलब कितने कम जो है सबस्ट्रेट में वो जो है एंजाइम क्या होता है कि Vmax को अटेंड करा दे। मतलब एंजाइम के मैक्सिमम जो है कैटालाइज रिएक्शन को मैक्सिमम जो अटेंड करा देता है उसी को हम लोग उसका K-कैट कहते हैं, कैटालिटिक एफिशिएंसी कहा जाता है। कि एंजाइम का कैटालिटिक एफिशिएंसी क्या होता है कि कम नंबर ऑफ सबस्ट्रेट को यूज करके वो सब जो है प्रोडक्ट में कन्वर्जन कर दे। इसका मतलब कि एंजाइम की डिपेंड करता है बाइंडिंग एफिशिएंसी पर। अगर एंजाइम की सबस्ट्रेट से बाइंडिंग एफिशिएंसी जितनी अच्छी होगी, जिसको हम लोग कैटालिटिक एफिशिएंसी भी कहते हैं, वह उतना जो है आसानी से सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा पाएगा। तो एंजाइम की एक बात ये होगी कि कैटालिटिक एफिशिएंसी मतलब K-कैट होता है, K-कैट इसको कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो एंजाइम होता है वो कुछ कारक से प्रभावित भी होता है। एंजाइम कुछ कारक से प्रभावित होता है जिसको कहते हैं जो है, पहला कारक जो होता है एंजाइम सबस्ट्रेट डिपेंडेंट होता है। मतलब सबस्ट्रेट के ऊपर जो है ये डिपेंड करता है, अगर सबस्ट्रेट जितना ज्यादा रहेगा प्रोडक्ट उसी के अकॉर्डिंग बनता है। लेकिन एक सर्टेन जो है लेवल तक ऐसा पॉसिबल है जब तक एंजाइम का सैचुरेशन पॉइंट नहीं आता है। मतलब सारे एंजाइम सबस्ट्रेट से जब एंगेज हो जाते हैं तो एंजाइम सैचुरेट कर जाता है। तो ऐसी कंडीशन में सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने पे कोई असर नहीं पड़ता है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आप इंक्रीज करेंगे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए जो है एंजाइम का एक जो है फैक्टर जो हो सकता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। सेकेंड फैक्टर जो होता है इसमें टेम्परेचर होता है। सेकेंड फैक्टर क्या हो जाएगा, वो टेम्परेचर होता है। मतलब एंजाइम जो है ज्यादा जो है अच्छे से काम जो है 25 to 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे काम करता है। मतलब अगर 25 से 40 डिग्री के रेंज में टेम्परेचर है तो एंजाइम अपने आप को ज्यादा फंक्शनल पाता है। अगर 25 से कम रहेगा तो एंजाइम जो है इनएक्टिव कंडीशन में होंगे बहुत सारे एंजाइम,
और अगर 40 से ज्यादा होता है तो एंजाइम का प्रोटीन पार्ट जो है बेसिकली एक्टिव साइट रीजन डिनेचर कर जाता है, जिससे वो पूरी तरीके से एंजाइम जो है डिनेचर्ड हो जाता है, फंक्शन लेस हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग, एंजाइम जो है पीएच स्पेसिफिक भी होता है, क्योंकि हमको पता है कि अलग अलग एंजाइम का पीएच अलग अलग होता है। जैसे हम लोग देखें कि बक्कल कैविटी के अंदर, हमारे माउथ के अंदर बक्कल कैविटी के अंदर जो डाइजेशन होता है वो जो होता है किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। प्लस बहुत सारी चीजें हम खाते हैं तो हमारी बक्कल कैविटी के अंदर बहुत सारी चीजें जाती हैं जो हमारे को इन्फेक्शन क्रिएट कर सकती हैं। तो ऐसे में जो यहाँ पे स्लाइटली एसिडिक मीडियम होता है, 6.8 का एसिडिक मीडियम बक्कल कैविटी में होता है, जो अंदर जाने वाले माइक्रोब्स को किल कर सके। लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है, स्लेवरी एमाइलेज प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो इस एंजाइम का जो पीएच है वो 6.8 है। इसी तरीके से स्टमक में जाएंगे तो जो हमारा पीएच बदल जाता है, यहाँ पे पीएच 1.8 to 3 हो जाता है, हाईली एसिडिक हो जाता है। तो वहाँ के एंजाइम्स हाईली एसिडिक मीडियम में काम करते हैं। अगर वो पीएच डिस्टर्ब हो जाएगा तो जो डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से इंटेस्टाइन में जाइए तो पीएच और अलग हो जाता है, वहाँ पे पीएच जो है 7 to 8 हो जाता है, क्योंकि वहाँ के एंजाइम 78 पर एक्टिवेट होते हैं। इसी तरीके से जैसे वेजिनल पीएच होता है 5 होता है, लाइसोसोम के अंदर पीएच 5 होता है, क्योंकि लाइसोसोम को भी हाइड्रोलिटिक जो है एसिड हाइड्रोलाइजेज कहते हैं, उसके अंदर भी 50 तरीके के एंजाइम होते हैं जो बहुत सारे सबस्ट्रेट को डाइजेस्ट कर सकता है। तो एंजाइम क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, पीएच स्पेसिफिक भी होता है। तो इस तरीके से एंजाइम की जो प्रॉपर्टी हम लोग देखें कि एंजाइम की प्रॉपर्टी में क्या होता है कि एंजाइम जो है राइबोजाइम्स को छोड़ करके सारे प्रोटीन नेचर के हो जाएंगे। बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में इसकी रिक्वायरमेंट होती है और बायोकेमिकल को कैटलाइज करने के लिए एंजाइम जो होता है क्या करता है, रीयूज किया जा सकता है, जिसको टर्नओवर नंबर कहते हैं। मतलब अगर जिसका जितना टर्नओवर नंबर ज्यादा होगा वो उतना अच्छा एंजाइम होता है। प्लस जो एंजाइम कम कंसंट्रेशन पर वी मैक्स मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करा देता है वो एंजाइम भी अच्छा होता है। इसका मतलब कि टर्नओवर नंबर की कैट जो है आपका भी जो है कम होना चाहिए और टर्नओवर नंबर ज्यादा होना चाहिए। एंजाइम को अच्छा होने के लिए टर्नओवर नंबर ज्यादा, एक एंजाइम कम समय में ज्यादा मॉलिक्यूल्स को सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करे और प्लस कम कंसंट्रेशन पर वीमैक्स अटेन करा दे तो उस एंजाइम को अच्छा माना जाता है। प्लस हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर स्पेसिफिक होता है, मतलब टेम्परेचर 25 से 40 डिग्री पे प्रॉपर काम करता है। 25 से पहले वो इनएक्टिव रहेगा, लेकिन 40 के बाद वो क्या हो जाएगा, उसका प्रोटीन पार्ट बेसिकली एक्टिव साइट रीजन डिनेचर कर जाएगा तो एंजाइम काम करना बंद कर देता है। पीएच स्पेसिफिक होता है मैंने देखा, और फिर कंसंट्रेशन स्पेसिफिक भी होता है, कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है एंजाइम। एंजाइम की क्लासेस यहाँ पे देखते हैं हम लोग जो है कितनी क्लासेस एंजाइम की होती है। तो एंजाइम को बेसिकली जो है 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है। पहला हमने जैसा कि देखा ही पहले पॉइंट से कि यहाँ पे प्रोटीन नेचर का एंजाइम होता है। ज्यादातर एंजाइम प्रोटीन नेचर के ही हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, लेकिन एक एंजाइम ऐसा है जिसका नाम राइबोजाइम्स जो आरएनए से मिलकर भी बना होता है। आगे बढ़ते हैं प्रोटीन वाले पार्ट्स को लेकर के, तो यहाँ पे देखेंगे एक सिंपल एंजाइम होता है, मतलब जिसमें केवल प्रोटीन प्रेजेंट है, मतलब अमीनो एसिड के सीक्वेंस जो प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं सिंपल एंजाइम होता है। सिंपल एंजाइम को बेसिकली एपो एंजाइम भी कह सकते हैं, ओनली मेड अप ऑफ प्रोटीन। और दूसरा एंजाइम जो होता है उसको कंजुगेटेड एंजाइम भी कहते हैं। कंजुगेटेड एंजाइम में क्या होता है कि प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। तो प्रोटीन तो जो पार्ट होता है उसको हम लोग एपो एंजाइम कहते हैं और इसके नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर कहा जाता है। तो मतलब दोनों को मिला करके हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट जब मिल जाता है तो इससे बन जाता है हमारा होलो एंजाइम बन जाता है। इससे क्या बन जाता है, होलो एंजाइम का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब एपो एंजाइम और प्लस कोफैक्टर दैट इज नॉन प्रोटीन पार्ट जो है कंबाइंड टू फॉर्म द होलो एंजाइम, ये होलो एंजाइम का फॉर्मेशन करता है। अब आगे देखते हैं प्रोटीन पार्ट तो हमको समझ में आ गया कि इसमें केवल अमीनो एसिड के सीक्वेंस होंगे जो पॉलीपेप्टाइड के फॉर्म में प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा और वो एंजाइम बनाएगा। लेकिन उसके साथ साथ इसमें क्या होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट दैट इज कोफैक्टर इज आल्सो प्रेजेंट in case of the conjugated enzyme. Now the cofactor is further divided into the it may be either of made up of the metal ion or coenzyme. मेटल आयन में क्या होता है कि मेटल एक्टिवेटर हो सकता है, एक्टिवेटेड, या मेटेलो एंजाइम होता है, मेटल मिक्स एंजाइम होता है, इसमें देखेंगे। और लास्ट में यहाँ देखते हैं कि
जो कोएंजाइम होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो मेटल आयन तो एक कोई मेटल हो सकता है, लेकिन इसमें जो कोएंजाइम पार्ट होता है कोफैक्टर में, वह कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो एंजाइम से क्या होता है कि टाइटली बाउंडेड रहता है, मतलब कोफैक्टर को आसानी से सेपरेट नहीं किया सकता है। तो इस तरह के जो है आपके हम कोएंजाइम को क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। और या तो कोएंजाइम लूजली बाउंड होता है तो इसको हम लोग को सबस्ट्रेट बोलते हैं। तो इस तरीके से एंजाइम की क्लासिफिकेशन हम लोग ऑन बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर के बेस पर जो है इसको हम लोग दो क्लासेस में डिवाइड किया था और इसको फर्दर हमने क्लासिफिकेशन समझ लिया। लेकिन साथ ही साथ देखेंगे कि एंजाइम को आईयूबी ने भी क्लासिफाई किया। इसके साथ साथ एंजाइम की क्लासिफिकेशन और तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे किस तरह के केमिकल रिएक्शन को एंजाइम कैटलाइज कर रहा है, उसके आधार पे भी हम एंजाइम को क्लासिफाई कर लेते हैं। किस तरह के केमिकल रिएक्शन, जैसे कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कर रहा है तो उसको वहां पे जो एंजाइम होगा कार्बोक्सिलेज हो जाएगा। बहुत जगह हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के रेस्पिरेशन वाले टॉपिक पे। तो बहुत जगह जैसे डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, तो जो उसके जो है केमिकल रिएक्शन के नेचर पर भी हम क्लासिफाई कर लेते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड जो क्लासिफिकेशन है वो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने किया है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने एंजाइम को क्लासिफाई किया है 6 क्लासेस में। एंजाइम को 6 क्लासेस में आईयूबी ने इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने जो है एंजाइम का क्लासिफिकेशन किया। और कितनी क्लास में किया, 6 क्लासेस में इसको क्लासिफाई कर दिया है। एंजाइम का क्लासिफिकेशन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने 6 क्लासेस में किया है, जिसको फॉर्मूला होता है OTHLIL। ये ओथलिल करके 6 क्लासेस हैं, जिनको आप नंबर भी दे सकते हो 3, 4, 5 और 6। सीक्वेंस नहीं बदलना है, क्योंकि हायर क्लासेस में जब आप पढ़ोगे तो ये इनके ईसी नंबर भी डिसाइड करते हैं। जैसे एंजाइम कमीशन नंबर, इनको सीक्वेंस इसीलिए दिया गया है क्योंकि एंजाइम कमीशन नंबर 1 जो होता है वो ऑक्सीडो रिडक्टेज का होता है। तो इसमें देखिए 1 बाय 1 देख लेते हैं कि O मतलब होता है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम होता है। एक पहला एंजाइम जो होता है O से जो स्टैंड करता है, इसको ऑक्सीडो रिडक्टेज होता है। और एंजाइम कमीशन नंबर इसका 1 होता है। एंजाइम कमीशन नंबर भी समझेंगे कैसे आप बता सकते हो कि किस क्लास का एंजाइम है, वो आपको इसके एंजाइम कमीशन नंबर से पता चल जाता है। दूसरा जो होता है वो आपका T था, तो T का मतलब होता है ट्रांसफेरेज होता है। तो इसका ईसी नंबर जो होता है वो 2 हो जाता है ना। तीसरा जो होता है H होता है। H का मतलब होता है हाइड्रोलेज होता है। इसका ईसी नंबर जो होता है वो आपका 3 हो जाएगा। इसी तरीके से फोर्थ जो होता है वो आपका L है। L का मतलब लाइएज, LYASE होता है। लाइएज का ईसी नंबर जो होता है वो 4 हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है हमारा I जो होता है, इसका होता है आइसोमेरेज का ईसी नंबर जो होता है वो 5 हो जाएगा। लास्ट में आते हैं हमारा L, तो L का मतलब होता है लाइगेज का जो ईसी नंबर है, लाइगेज का ईसी नंबर जो होता है वो आपका 6 हो जाएगा। तो हियर मतलब कि हियर द 6 क्लासेस ऑफ द बेसिकली एंजाइम क्लासिफाइड बाय द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जिसको सीक्वेंस में ही आपको पढ़ना है। ओथलिल का सीक्वेंस याद रखना है, क्योंकि इसी से इसका एंजाइम कमीशन नंबर दिया जाता है। क्योंकि कोई भी एंजाइम जैसे आपको दे दिया जाएगा तो उसका एक ईसी नंबर दिया जाता है जो 4 डिजिट का होता है। जैसे हमने कहा कि 1.2.3.4 होता है, तो आपसे पूछा जाएगा कि ये एंजाइम किस क्लास का है। ये कोई एंजाइम दे दिया जिसका नाम है, कोई भी नाम है, तो उसका एक ईसी नंबर दिया जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा एंजाइम, नाम से आप नहीं पहचान पाओगे लेकिन ईसी नंबर से आप पहचान लोगे। तो इसका केवल एक लेटर अगर आप पहचान रहे हो, क्योंकि ये क्या होता है, इसका क्लास होता है, इसका सब क्लास होता है, इसके बाद इसका नंबर होता है। तो ये 4 नंबर है, ये हमारा क्लास हो जाएगा, इसका क्लास हो जाएगा, ये इसका सब क्लास हो जाएगा, इसका सब क्लास हो जाएगा, सब क्लास हो जाता है, और ये इसका नंबर हो जाता है, इसका नंबर। तो इस तरह से 4 डिजिट का एक जो है एंजाइम कमीशन
नंबर हर एंजाइम को अलॉटेड रहता है, हायर क्लास में देखेंगे भी, और इसी से हम पहला नंबर देख के हम बता सकते हैं कि एंजाइम किस क्लास से बिलोंग करेगा। तो ये एंजाइम पहले क्लास से बिलोंग करेगा, ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम। तो ऑक्सीडोरिडक्टेज जो एंजाइम होता है उसमें हम देखेंगे कि जो रिएक्शन होता है उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रोसेस होती है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मतलब कहीं एक जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, कोई ट्रांसफर करेगा, कोई देगा, कोई रिसीव कर लेगा। तो ऐसी जो है बहुत सारी ग्लाइकोलाइसिस किया जाए, बहुत जगह ऐसे रिएक्शंस हम लोग देखेंगे। चलो इस पर ट्रांसफरेजेज में क्या होता है कि कोई ग्रुप ट्रांसफर हो जाता है, एक ग्रुप जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है, इसको ट्रांसफरेजेज कहते हैं। हाइड्रोलाइजेज में क्या होता है कि जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वो हाइड्रोलाइजेज ग्रुप कैटेगरी में रखे गए हैं, क्योंकि इसमें एक माइक्रोमोलिक्यूल्स होता है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर जो है दो स्मॉल या दो से अधिक स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। इसमें वाटर का प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाटर के प्रेजेंस में ही हाइड्रोलाइजेज काम करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर आते हैं। लाइएजेज जो होते हैं इसमें भी एक माइक्रोमोलिक्यूल दो छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटता है, लेकिन यहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इनको लाइएजेज कहते हैं। आइसोमेरेजेज में क्या होता है कि आइसोमेराइजेशन रिएक्शन होता है, जैसे हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लाइकोलिसिस में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं, तो यहाँ पे जो एंजाइम लगता है उसको आइसोमरेज कहते हैं, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर हैं। और लास्ट में आते हैं तो हमारा लाइगेज आता है। लाइगेज क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड को जोड़ता है, न्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियोटाइड को फॉस्फेट ग्रुप के थ्रू जोड़ देता है। तो ये जो है आपका लाइगेज को जो है मॉलिक्यूलर ग्लू एंजाइम भी कहते हैं। इस तरीके से इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने भी एंजाइम को क्लासिफाई कर रखा हुआ है। तो ये जो है मेनली जाता है 6 क्लासेस में एंजाइम को डिवाइड करके रख दिया है। अब देखिए एंजाइम कैसे जो है किसी भी अभिक्रिया को जो है बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैसे जो है क्या करता है कि मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। उसके पहले हम लोग देखते हैं कि एंजाइम जो है कैसे करता है, हाउ एंजाइम वर्क, मतलब हाउ एंजाइम वर्क, एंजाइम कैसे काम करता है। तो बेसिकली क्या करता है कि यह एक मीडिएटर की तरह काम करता है। मीडिएटर मतलब अगर हो जाए तो किसी भी चीज की डील आसान हो जाती है। तो यह क्या करता है कि एक रीअरेंजमेंटर है। यह क्या करता है कि जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है उसके जो है जो भी जो है एटम्स लगे होते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में एटम, उनको वो रीअरेंज कर देता है, प्रोडक्ट का शेप प्रोवाइड करने में मदद करता है। इसका मतलब ये बार्गेनिंग कर सकता है। तो ये क्या करता है, बेसिकली लोअरिंग एंजाइम जो है इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कम टाइम ड्यूरेशन में, बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ये पॉइंट याद रखना है कि ये कैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ाता है, बायोकेमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन है, बायोकेमिकल रिएक्शन की बात कैसे करेंगे, बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी इसको हम लोग एंजाइम काइनेटिक्स में समझेंगे। लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी को यह जो है क्या करता है, लोअर कर देता है। रिक्वायरमेंट जो एनर्जी है, जो ट्रांजिशन, देखो एक एंजाइम होता है, एक एंजाइम है, एक सबस्ट्रेट है, यहाँ पे सबस्ट्रेट होता है। अब सबस्ट्रेट जो है क्या बनता है, प्रोडक्ट में बदल जाता है, प्रोडक्ट में बदल जाएगा। लेकिन सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदलने से पहले बीच में एक ट्रांजिशन एलिमेंट जो है आपका कंपाउंड बनाता है, एक ट्रांजिशन कंपाउंड बनाता है, तो इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो ये क्या करता है एंजाइम, ये इसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ट्रांजिशन एलिमेंट के फॉर्मेशन को वो कम कर देता है, जिससे जो है जल्दी ट्रांजिशन एलिमेंट बन के प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो जाता है। तो इस तरीके से एंजाइम क्या करता है, लोअर कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट में बदलने के लिए। अब लास्ट में हम लोग देख लेते हैं कि दो थियरी है एंजाइम के क्लासिफिकेशन की, दो थियरी होती है जो है, कौन कौन सी थियरी इसमें हम लोग पढ़ते हैं। पहला जो थियरी है इसमें एंजाइम को जो है फंक्शन के लिए थियरी जो होती है वो होती है थियरी ऑफ एंजाइम फंक्शन, थियरी ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम एक्शन के पीछे क्या थियरी है, इसमें देखो क्या होता है कि इसको काइनेटिक्स को ऐसे बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक एंजाइम है प्लस यहाँ पे सबस्ट्रेट होता है। तो ये क्या करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट यहाँ पे K1 होगा, यहाँ पे K-1 हो जाएगा। तो एंजाइम सबस्ट्रेट से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है,
ये कंपाउंड बन जाएगा एंजाइम, यही आपका ट्रांजिशन है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसके बाद क्या होता है कि ज्यादातर केस में वैसे मतलब कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाता है, लेकिन इसको भी हम लोग एरो से ऐसे दिखा सकते हैं, यहाँ पे K2 और K2 माइनस में दिखा सकते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्ट बनेगा। देखो K2 के वापस होने के, जैसे अगर कोई यहाँ तक पहुंच गया तो इसके वापस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाए तो हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये हमारा रिएक्शन है जिससे एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन को हम लोग देख सकते हैं कैसे एक्शन होता है। तो इसी पे बेस्ड जो थियरी है, पहला आता है लॉक एंड की थियरी। लॉक एंड की थियरी, की थियरी जो है, की थियरी पहला है, लॉक एंड की थियरी है। इसको जो है एमिल फिशर ने दिया था, इसको जो है एमिल फिशर, लॉक एंड की थियरी जो है किसने प्रपोज किया था, एमिल फिशर जो है 1894 के अंदर एमिल फिशर साहब ने बताया कि जो एंजाइम होता है, जो है क्या है कि मतलब कि जस्ट एंजाइम सबस्ट्रेट से, एंजाइम जस्ट लाइक की है, जो लॉक, जो एक पर्टिकुलर लॉक को ही ओपन कर सकते, जैसे जिस तरह से एक पर्टिकुलर की कैन ओपन अ पर्टिकुलर लॉक, उसी तरीके से एक पर्टिकुलर एंजाइम कैन जो है कैटलाइज अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट टू इनटू प्रोडक्ट। मतलब एक एंजाइम के पास जो स्ट्रक्चर होता है टू बाइंड विद द, जो है दैट इज नोन एज द एक्टिव साइट, टू बाइंड विद द सबस्ट्रेट जो है साइट इज फिक्स है। इन्होंने कहा कि ये फिक्स होता है, एमिल फिशर साहब ने कहा, लाइक द लॉक एंड की। लॉक एंड की थियरी को बाद में खैर जो है नेग्लेक्ट कर दिया गया, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। एंजाइम्स क्या होते हैं, कई बार जो है मॉडिफाई भी कर देते हैं जो है बाइंडिंग साइट्स को। तो इसके आधार पे ये जो है सेकेंड थियरी भी आई। सेकेंड थियरी जो है उसको कहते हैं इंड्यूस्ड फिट थियरी, इसको कहते हैं इंड्यूस्ड फिट थियरी कहते हैं। फिट थियरी किसने प्रपोज किया, कोसलैंड साहब ने इसको दिया था, इसको कोसलैंड जो है साहब ने जो है 1958 में दिया था, अलग अलग जगह है, 1960 भी हो सकता है। तो इसमें क्या इन्होंने कहा कि जो एंजाइम होता है उसके पास दो साइट होते हैं, एक कैटालिटिक साइट होता है, एक बट्रेसिंग साइट होता है। कैटालिटिक साइट क्या होता है, एंजाइम के जो सबस्ट्रेट के साइट से बाइंड करेगा, लेकिन अगर उसकी साइट कुछ डिस्टर्ब, सबस्ट्रेट की साइट प्रॉपर टू एंजाइम नहीं है, तो बट्रेसिंग साइट क्या होता है, उसको मॉडिफाई कर देता है। मतलब जो सबस्ट्रेट के पास साइट है उसको जो है उसका एंजाइम की सेकेंड साइट जो होती है उसको मॉडिफाई कर देगा, इसलिए एंजाइम को सबस्ट्रेट से बाइंड करने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे मॉडिफायर के साथ इंड्यूस्ड मतलब जो प्रेरित करे तो फिट होने के लिए, तो बट्रेसिंग साइट होता है जिससे एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करके कैटलाइज कर देता है।